वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लाइट एजुकेशन। दोस्तों, आज हम सॉल्व करवाने वाले हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का एग्ज़ाम पेपर पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट का, जो आपका 8 सितंबर को हुआ था। इसका पूरा हर एक क्वेश्चन का हम आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करवाएंगे। जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। तो मध्य प्रदेश में जिस शहर में सबसे ज़्यादा आबादी है उसका नाम है इंदौर। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? इंदौर है। इसकी आबादी कितनी है? इसकी आबादी है 32,76,697। इसकी आबादी कितनी है इंदौर की? 32,76,697 इसकी आबादी है। इसके बाद जो जिला आता है, जो शहर आता है आबादी के नंबर पर, जबलपुर, ये आपका सेकंड नंबर पर है। थर्ड नंबर पर है सागर और फोर्थ नंबर पर जो जिला है वो है आपका भोपाल। फोर्थ नंबर पर कौन सा जिला है? भोपाल है। थर्ड नंबर पर सागर है और सेकंड पर आपका जबलपुर और पहले नंबर पर कौन सा जिला आता है? इंदौर। और अगर बात करें हम सबसे कम आबादी वाले शहर की, तो सबसे कम आबादी है आपकी हरदा में। कहाँ पर है सबसे कम आबादी? हरदा में। उसके बाद आबादी उमरिया में कम है, फिर उसके बाद श्योपुर में और उसके बाद डिंडोरी में। ये 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जिनमें आपकी कम आबादी है। ये कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ रहा है और ज़्यादा आबादी वाला शहर सबसे कौन सा मिलेगा आपको? इंदौर। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि कौन सा स्थान भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु संदर्भ माना जाता है। तो जहाँ से भारतीय मानक समय को कैलकुलेट किया जाता है उस जगह का नाम है इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? इलाहाबाद का नाम बदल के कर दिया गया है प्रयागराज। क्या कर दिया गया है? इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज। यहाँ से जो है हमारा भारतीय मानक समय निर्धारित किया जाता है। प्रयागराज में ये जगह कहाँ पर है? मिर्जापुर में। मिर्जापुर जगह से ये जो आपका भारतीय मानक समय है वो निर्धारित किया जाता है। और ये किस स्टेट में है? ये है यूपी, मीन्स उत्तर प्रदेश में। और जो इसका भारतीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है वो कितने डिग्री से किया जाता है? 42.30 डिग्री पूर्व से इसका निर्धारण किया जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा स्मारक 2008 में यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन में जो आपका पूछा गया है कि 2008 में कौन सा मध्य प्रदेश के विश्व विरासत स्थल यानी कि यूनेस्को में घोषित किया गया है, तो इसमें इंडिया का कोई भी जगह नहीं ली गई है 2008 में। क्वेश्चन में पूछना चाहिए था 2003 में। तो 2003 में जो इसके हिसाब से इसका आंसर दिया गया है वो दिया गया है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं 2003 में विश्व विरासत स्थल यानी कि यूनेस्को के रूप में घोषित करी गई थी। और ये कहाँ पर स्थित हैं? ये स्थित हैं आपकी रायसेन जिले में। कहाँ पर स्थित हैं ये? रायसेन जिले में आपकी स्थित हैं। और इनमें से कौन सा और यूनेस्को साइट है? एक सांची का स्तूप यूनेस्को साइट है। ये 1989 में घोषित किया गया था। ये भी कहाँ पर स्थित है? रायसेन में स्थित है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है टिहरी बांध। ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है?
उत्तराखंड में स्थित है। ये सबसे ऊंचा बांध है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 260 मीटर हाइट है इसकी। और ये किस नदी पर स्थित है टिहरी बांध, ये स्थित है भागीरथी नदी पर। कहाँ पर, भागीरथी नदी पर स्थित है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि 1947 में जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1947 में जम्मू कश्मीर के जो प्रधानमंत्री थे वो थे शेख अब्दुल्ला। तब जम्मू कश्मीर जब 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, तब जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जो कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद समाप्त कर दिया गया है। 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू और कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया है और आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया है। तो 1947 में क्वेश्चन में पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे शेख अब्दुल्ला। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि किसके नेतृत्व में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था इंडियन आर्मी द्वारा। ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके द्वारा किया गया था, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था इंडियन आर्मी द्वारा। ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था, किसके नेतृत्व में किया गया था, ये इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस डेट से किस डेट के बीच में हुआ था, ये हुआ था 1 से 8 जून 1984 के बीच में। अच्छा, कुछ जगह इसकी डेट 3 से 6 जून भी दी हुई है, तो जो आपके ऑप्शंस में हो आप उनको चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस भारतीय शहर में ताजमहल स्थित है। ये क्वेश्चन आपको जनरली सभी को पता होगा। ताजमहल कहाँ पर स्थित है, आगरा में। आगरा किस स्टेट में है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगरा को ताजमहल को किसके द्वारा बनवाया गया था, ताजमहल को बनवाया गया था मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन निम्नांकित में से किससे संबंधित था। तो भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन था वो कब किया गया था, वो किया गया था 18 जून 1951 को। 18 जून 1951 को इसको संसद में पास कर दिया गया था और इस दिन ये पहला आपका संविधान संशोधन हुआ था। इसमें क्या था, मूलभूत अधिकारों से रिलेटेड आपका ये संशोधन था। इसमें मूलभूत अधिकारों में कुछ परिवर्तन किया गया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि कोपरा, ब्यामा और बियरना सभी किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये जो 3 नदियां हैं, कोपरा, ब्यामा और बियरना, ये आपकी केन नदी की सहायक नदियां हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि किसे फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी जनरली सभी को याद होगा। फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है, मिल्खा सिंह को। फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है, मिल्खा सिंह को। ये नाम मिल्खा सिंह को दिया गया था, फ्लाइंग सिख। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है। तो भारत के लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है। चांसलर ऑफ नालंदा विश्वविद्यालय कौन है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर हैं विजय भटकर। इनका पूरा नाम है विजय पी भटकर। ये नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। अभी 2021 में भी यही नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। अगर क्वेश्चन आता है आपका वाइस चांसलर कौन है, नालंदा विश्वविद्यालय के उपकुलपति कौन है, तो इनका नाम है सुनैना सिंह। कौन है,
नालंदा विश्वविद्यालय के उप कुलपति यानी कि वाइस चांसलर कौन है? सुनैना सिंह। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि लोकसभा में सर्वाधिक सेवा में रहने वाले अध्यक्ष कौन हैं? तो लोकसभा में जिन्होंने सर्वाधिक समय रहे हैं वो कौन हैं? बलराम जाखड़। बलराम जाखड़ ने लोकसभा में अपना सबसे ज़्यादा टाइम लिया है। यहाँ पर ये कितने साल रहे हैं? 9 साल 330 दिन, लगभग 10 साल ये लोकसभा में सेवा में रहे हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है? तो धर्मशाला जो जगह है उस जगह को हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन सीएम वीरभद्र द्वारा, किसके द्वारा? वीरभद्र द्वारा 19 जनवरी 2017 को इस धर्मशाला जगह को दूसरी राजधानी घोषित किया गया था। किस प्रदेश की? हिमाचल प्रदेश की। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि मध्य प्रदेश में पहला जलाभिषेक अभियान कब से प्रारंभ किया गया था? तो मध्य प्रदेश में पहला जलाभिषेक प्रारंभ अप्रैल 2006 से। अप्रैल 2006 से मध्य प्रदेश में पहला जलाभिषेक अभियान प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जल क्रांति के लिए। इसका उद्देश्य क्या था? जल क्रांति लाने के लिए जलाभिषेक अभियान प्रारंभ किया गया था। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि 3 दिसंबर 1999 को रविवार था, तो 3 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा? यहाँ दिया है कि 3 जनवरी 1999 को क्या था? रविवार था। क्या था यहाँ पर? रविवार था। तो 3 दिसंबर है यहाँ पर, यहाँ 3 दिसंबर दिया है। अब निकालना है 3 जनवरी 2000 को कौन सा बार होगा। तो 3 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच में डेट कितने डे आते हैं? 31 डेज आते हैं। इसको हमने डिवाइड किया 7 से 28 डिवाइड हुआ, 7 से 28 डिवाइड हुआ, कैरी कितना आया यहाँ पर? 3। तो रविवार में अगर 3 दिन ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा आपका? सोम, मंगल और बुधवार। तो 3 जनवरी 2000 को कौन सा बार होगा? बुधवार। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। लुप्त संख्या चुनकर हमें श्रृंखला को पूरा करना है। श्रृंखला लिखी है यहाँ पर 0, 2, 3, 5, 8, 10, ये नंबर निकालना है हमें। इसके बाद है 17 और 24। आप इन नंबर्स को गौर से देखिए। कोई एक सिंपली हमें डिफरेंस नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या डिफरेंस दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अल्टरनेट डिफरेंस देखेंगे। अल्टरनेट डिफरेंस देखा, यहाँ पर ये डिफरेंस मिला हमको, ये डिफरेंस ऊपर देखेंगे सेकंड और फोर्थ में, ये डिफरेंस आया आपका 3 का प्लस, फिर इसमें हुआ आपका +5, अगला जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा आपका +7, 2-2 करके इसमें डिफरेंस दिया है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया है डिफरेंस, यहाँ पर +3 दिया है, यहाँ पर डिफरेंस दिया है +5, तो यहाँ डिफरेंस क्या होना चाहिए +7, और यहाँ डिफरेंस क्या आना चाहिए +9 का। चलिए 8 में +7 किया तो यहाँ क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए, और 15 में 9 किया 24 आया, मतलब ये हमारा जो माना है हमने सही माना है। तो इस जगह पर कौन सा नंबर आएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 15 नंबर आएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में भी लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। श्रृंखला दी है यहाँ पर 224, 195, 168 और 120, इस तरीके से दिया हुआ है। डिफरेंस देखेंगे इसमें, यहाँ डिफरेंस निकल के आ रहा है 29 का, यहाँ डिफरेंस निकल के आ रहा है 27 का।
इस सीरीज को अगर देखेंगे तो इसमें से भी -2 किया तो यहाँ डिफरेंस आना चाहिए 25 का और यहाँ डिफरेंस आना चाहिए 23 का। ये माइनस में लिखे हैं सारे नंबर। अगर 168 में से हमने 25 माइनस करेंगे हमारा नंबर क्या आना चाहिए यहाँ पर 143, और 143 में से अगर 23 माइनस करेंगे तो नंबर आना चाहिए 120। मतलब ये जो सीक्वेंस हमने एग्ज्यूम किया था वो सही था। तो ये यहाँ जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा 143। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर भी लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। श्रृंखला दी है 145, 170, 197 -257। यहाँ डिफरेंस देखेंगे हम इसमें, यहाँ जो डिफरेंस दिया है वो आपका दिया है इधर +25, ये 197 है। इधर जो डिफरेंस दिया है वो दिया है आपको +27 का। तो इसी सीरीज में ये डिफरेंस कितना होना चाहिए +29, और यहाँ डिफरेंस कितना होना चाहिए +31। अच्छा 197 में हमने 29 को प्लस किया तो नंबर क्या आना चाहिए 226, और 226 में आप ऐड करके देखिए 31 को नंबर आएगा यहाँ पर 257। तो इस सीरीज में इस जो हमने एज्यूम किया था एक सीक्वेंस, उसके हिसाब से जो नंबर आया है वो क्या आना चाहिए 226, मतलब ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि किस वर्ष में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश मुक्ति युद्ध लड़ा गया था 1971 में। कब लड़ा गया था 1971, 1971 को ये युद्ध लड़ा गया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि पूर्वोत्तर भारत की पहली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है। जगह कौन सी पूछी गई है पूर्वोत्तर भारत में। तो पूर्वोत्तर भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की जो आधारशिला है वो रखी गई है गोगामुख में। और टोटल अगर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों की बात करें तो टोटल इंडिया में ये कितने हैं, गिनती में 64 हैं। कितने हैं गिनती में ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, टोटल 64 हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि इस सीरीज में एक ये सीरीज दी है, नीचे संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानना है यहाँ पर कौन सा होगा। सीरीज दी है 1, 5, 14, 30, 55, 90 और 140। यहाँ जो सीक्वेंस देखेंगे हम वो कैसे पता चलेगा हमको, इसमें अगर डिफरेंस देखा हमने कितने का आया 4 का, यहाँ डिफरेंस देखा हमने डिफरेंस आया 9 का, यहाँ डिफरेंस आया 16 का, यहाँ पर डिफरेंस आया 25 का। कितने का आया 25 का। तो ये सीक्वेंस अगर हम देखेंगे ये निकल रहा है हमारा 2 का स्क्वायर, ये निकल रहा है 3 का स्क्वायर, ये निकल रहा है 4 का स्क्वायर, ये निकल रहा है 5 का स्क्वायर। तो इसी के साथ अगला जो नंबर है वो डिफरेंस कितने का होना चाहिए 36 का, मतलब 6 का स्क्वायर का, और इसके बाद जो डिफरेंस आएगा वो कितने का होना चाहिए 49 मीन्स 7 स्क्वायर का। अगर 55 में आप 36 ऐड करेंगे तो यहाँ नंबर क्या आना चाहिए, यहाँ नंबर आना चाहिए था 91, लेकिन हमें क्या दिया है 90 दिया है, तो ये नंबर यहाँ पर गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर 1 90। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन यहाँ पहचानना है। श्रृंखला दी है यहाँ 6, 12, 24, 48, 96 और 190। अगर आप गौर करके देखेंगे तो 6 का 2 गुना कितना होता है 12, 12 का 2 गुना कितना होता है 24, 24 का 2 गुना 48, 48 का 2 गुना 96 और 96 का 2 गुना होना चाहिए था 192, लेकिन यहाँ कितना दिया है 190। तो आंसर आपका यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि कंट्रीब्यूट को क्या कोड किया गया है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो एप्टीट्यूड को कैसे कोड किया जाएगा,
क्या लिखा है यहाँ पर शब्द CONTRIBUTE, इसको क्या कोड किया गया है? TEBURINTCO, ये कोड किया गया है इसको। इसके बीच में जो रिलेशन है वो क्या दिया है वो देखते हैं हम। इसके बीच में जो रिलेशन दिया गया है, ये दोनों जो वर्ड हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, दो दो के ग्रुप में चल रहा है। फिर इसके बाद ये जो सीक्वेंस है वो दिया गया है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है RI जैसे का तैसा यहाँ पर, BU इस जगह पर और TE लिखा गया है यहाँ पर। अगर हम कोड निकालेंगे APTITUDE का, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? पीछे के दो वर्ड हैं, इनको आगे से लिखना स्टार्ट करेंगे, DE, फिर लिखेंगे TU, फिर लिखेंगे TI और फिर लिखेंगे AP। तो ये आपका किस ऑप्शन में मैच कर रहा है? DETU TIAP, ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि इसरो के संस्थापक कौन हैं? इसरो के संस्थापक कौन हैं? तो इसरो के संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है ISRO का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर में। कहाँ पर हेडक्वार्टर है इसका? बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। ये कहाँ पर है? बेंगलोर, कर्नाटक स्टेट में ये स्थित है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, ये कोडेड पर रिलेटेड है। क्वेश्चन दिया है कि TELEVISION का जो कोड है वो दिया गया है VELETISION। तो सब्स्टिट्यूशन का कोड क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन का कोड क्या होगा? अब इस कोड में हम मैच करते हैं कि क्या क्या रिलेशन दिया गया है। तो देखिए इस जगह से मीन्स हाफ से 5 जो अल्फ़ाबेट हैं वो अलग तरीके से लिखे हैं। 5 अल्फ़ाबेट आपके जैसे के तैसे लिखे हुए हैं। ये अल्फ़ाबेट दिए हैं आपके जंबल ऑर्डर में। ये अल्फ़ाबेट आपके इस तरीके से दिए हैं। तो इसमें जो 6 अल्फ़ाबेट हैं, ये टोटल इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं? 12। तो जिनमें से जो लास्ट के 6 हैं वो हम जैसे कि तैसे लिखेंगे ऊपर वाले रिलेशन के आधार पे, और नीचे वाले जो अल्फ़ाबेट हैं उनको एकदम उल्टा कर देंगे। सबसे पहले क्या आएगा? I आएगा, उसके बाद क्या आएगा? T, उसके बाद S, उसके बाद आएगा B, उसके बाद आएगा U और उसके बाद आएगा S। तो ITSBUSTUTION आपके किस ऑप्शन में दिया है? ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर 3 में। किस में दिया है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका? ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि एक विषम ज्ञात कीजिए। तो इनमें से विषम कौन सा है? गणित, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र और विज्ञान। अगर आप देखेंगे तो ये चारों ही सब्जेक्ट हैं, लेकिन अंग्रेजी किसका नाम है? एक भाषा का, लैंग्वेज का नाम है। अंग्रेजी किसका नाम है? अंग्रेजी एक भाषा का नाम है। अंग्रेजी एक लैंग्वेज का नाम है।
बाकी जो तीनों नाम दिए हैं ये आपके सब्जेक्ट के नाम हैं। किसके नाम हैं? ये अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। और इंग्लिश क्या होती है? इंग्लिश होती है एक लैंग्वेज, इंग्लिश होती है एक भाषा। तो देखते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि एक विषम ज्ञात कीजिए। तो इनमें से विषम कैसे देखेंगे? हम देखते हैं इनका डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस कितने का दिया है? 4 का दिया है। यहाँ डिफरेंस कितने का दिया है? 4 का दिया है। यहाँ डिफरेंस कितने का दिया है? 6 का दिया है। और यहाँ डिफरेंस कितने का दिया है? 4 का दिया है। तो अब तो विषम आपको सभी को दिख ही रहा है कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 वाला, क्योंकि यहाँ पर जो इनके बीच में डिफरेंस है वो अलग दिया हुआ है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि यदि महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पूर्व है तो महीने का 19वां दिन निम्न में से कौन सा बार होगा? तो महीने का जो 7वां दिन है वो कौन सा है? शुक्रवार से 3 दिन पूर्व है। तो 1, 2 और 3 दिन पूर्व ये 7वां दिन है। इससे 3 दिन पूर्व ये बार कौन सा होगा? इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। ये 7वां दिन है, ये कौन सा दिन हो जाएगा? यहाँ पर 8वां। ये कौन सा दिन होगा? ये 9वां। और ये कौन सा दिन हो जाएगा? 10वां। अब इसी के बाद एक सप्ताह बाद की बात करें तो 17 तारीख को फिर से कौन सा बार होगा? शुक्रवार। 7 दिन बाद 17 तारीख को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। मतलब 17वें दिन कौन सा बार होगा? शुक्रवार। 18वें दिन कौन सा बार होगा? शनिवार। और हमें क्वेश्चन में पूछा है 19वें दिन निम्न में से कौन सा बार होगा? तो शनिवार के दिन बाद कौन सा बार आता है? रविवार। तो 19वें दिन आपका कौन सा बार आएगा? रविवार आएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि सेम का स्थान शीर्ष से 9वां है एक कक्षा में और नीचे से 38वां है। ऊपर से अगर इस स्थान की कैलकुलेशन करें तो ये 9th नंबर का प्लेस है और नीचे से जब इस नंबर की कैलकुलेशन करें तो ये प्लेस है कौन सा? 38वां, 38वां ये स्थान है। तो उस कक्षा में कितने छात्र थे? एक ही छात्र की सेम की ऊपर से हमें नंबरिंग दी है 9th, नीचे से नंबरिंग दी है 38। तो इसकी नंबरिंग 2 बार काउंट हो गई है, एक नीचे से भी और एक ऊपर से भी। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ के इसमें से एक नंबर माइनस कर देंगे। दोनों को जोड़ने पर आपका नंबर कितना आया? 47 में से 1 को माइनस कर दिया तो नंबर कितना आएगा? 46। मतलब टोटल कक्षा में कितने छात्र थे? 46 छात्र थे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने में 2 शीर्ष नहीं आने की कितनी प्रायिकता है? तो 2 शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता हम देख लेते हैं। टोटल 2 सिक्के अगर उछाले तो या तो दोनों हेड आएंगे या फिर दोनों टेल आएंगे। या तो पहला हेड दूसरा टेल आएगा या फिर पहला टेल और दूसरा हेड आएगा। हमें क्या पूछा है कि 2 शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता कितनी है? 2 शीर्ष यहाँ पर हैं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। टोटल जो आपके नंबर थे कितनी बार प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 4 आ रही है। तो जो प्रायिकता निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी? 3/4। और आप इसको क्या कर सकते हैं? टोटल जो नंबर रहता है वो कितना होता है? 1 में से आप हेड आने की प्रोबेबिलिटी को घटा दीजिए। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/4। तो 1 में से 1/4 को माइनस करेंगे तो सीधा सा आंसर यहाँ से भी आपका कितना आएगा? 3/4। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कोड से ही रिलेटेड है कि मारुति का कोड दिया है NBSVUJ। मारुति का कोड क्या दिया गया है? MARUTI का जो कोड है वो दिया गया है NBSVU और J। हमें किसका कोड निकालना है? हमें कोड निकालना है व्हीकल्स का। कोड किसका निकालना है? व्हीकल्स का निकालना है। अगर हम इन सब में डिफरेंस देखें तो देखिए आप एक नंबर सब में ऐड कर दिया गया है। अगला जो अल्फ़ाबेट ऊपर दिया है उसका अगला अल्फ़ाबेट कहाँ पर दिया गया है? नीचे दिया गया है। M के बाद क्या आता है? N, A के बाद B, R के बाद S, U के बाद V, T के बाद U और I के बाद J आता है। तो यहाँ पर
क्या होना चाहिए इसी के साथ, V के बाद क्या आता है W, E के बाद F, H के बाद I के बाद J, C के बाद D, L के बाद M, E के बाद F और S के बाद T। ये आपके किस ऑप्शन में मैच करता है, ये ऑप्शन में मैच करता है आपके लास्ट वाले में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि एक खास कोड भाषा में इस फाइन सिल्क को ये कोड दिया गया है, क्लियर वाटर को मैंटा लेंसो लिखा गया है और फाइन क्लियर वेदर को ये लिखा गया है। तो दिए गए कोड में कौन सा वाटर का प्रतिनिधित्व करता है। तो वाटर कहाँ पर आ रहा है, वाटर इस वर्ड में आ रहा है। अब इसमें और कौन कौन सा वर्ड है जो दूसरे में यहाँ से मिल रहा है। तो इसमें मिल रहा है आपका क्लियर, क्लियर आपका इस वाले वर्ड में भी मिल रहा है। तो यहाँ से जो दोनों में सेम है वो क्या दिया गया है, JENSO, JENSO किसका कोड दिया गया है, क्लियर का। तो वाटर का कोड यहाँ पर क्या बचा, MENT। तो वाटर का कोड क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा इस वर्ष में अपनाया गया था। तो भारत के संविधान को किस वर्ष अपनाया गया था, भारत के संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। मतलब ये लागू कब हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इससे ठीक 2 महीने पहले 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 से ये लागू हो गया था। मतलब ये इफेक्ट में आ गया था। तो संविधान को संविधान सभा द्वारा किस वर्ष में अपनाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका कथन और निष्कर्षों पर आधारित है। तो क्वेश्चन दिया है कि सभी नूडल साइकिल, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सभी नूडल को क्या बनाया गया है, यहाँ पर सभी नूडल को दिया गया है साइकिल। अब दिया है कि कुछ मोमबत्ती नूडल नहीं है। तो ये मोमबत्ती को कुछ को इस तरीके से नहीं बनाएंगे, इसको हम इस तरीके से बना लिया। तो ये मोमबत्ती ले ली यहाँ पर, ये नूडल्स हैं। तो ये मोमबत्ती सारी नूडल्स में नहीं आएंगी, ये क्या हो जाएगा आपका नूडल्स में नहीं आएंगे। तो जो निष्कर्ष होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके कि सभी मोमबत्ती साइकिल हैं। तो ध्यान रखिए कि सभी वाला तो यहाँ कुछ वाले में हमें पूछा नहीं है और मोमबत्ती और साइकिल में आपका कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया, तो ये यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। अगला जो दिया है कुछ मोमबत्ती साइकिल हैं, तो मोमबत्ती और साइकिल का भी यहाँ पर कोई दोनों ऑप्शंस में आप देखिए कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। तो आंसर जो मैच करेगा वो क्या हो जाएगा कि ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी आपका कथन और निष्कर्षों पर आधारित है। ये इसमें देखते हैं हम कौन सा निष्कर्ष सही है। क्वेश्चन दिया है कि सभी जंबो लड़ाकू हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि सभी जंबो लड़ाकू हैं। जंबो को किसके अंदर कर दिया गया है, लड़ाकू के अंदर कर दिया गया है। और कुछ बॉक्सर जंबो हैं, तो कुछ बॉक्सर को किस में ले लिया गया है, जंबो में। अब क्वेश्चन दिया है कि सभी बॉक्सर लड़ाकू हैं, तो सभी का यहाँ पर बॉक्सर और लड़ाकू का रिलेशन नहीं दिया, तो ये क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा। अगला दिया है कुछ लड़ाकू बॉक्सर हैं, तो ये जो लड़ाकू हैं ये बॉक्सर में भी आ रहा है ये एरिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी आपका कथन और निष्कर्षों पर आधारित है। क्वेश्चन दिया है कि सभी यात्राएं बस हैं। सभी यात्राओं को किसके अंदर ले दिया, बस के अंदर ले लिया। और कुछ यात्राएं लॉरी हैं, कुछ यात्राओं को किसके अंदर ले लिया, लॉरी के अंदर ले लिया। ये जो
एरिया है ये किसका हो जाएगा, कुछ यात्राएं लॉरी है। अगला आपका जो निष्कर्ष दिया है वो क्या दिया है कि कुछ बस लॉरी हैं, तो कुछ बस लॉरी हैं, तो बस का और लॉरी का सेम यहाँ पर एरिया दिया है, तो ये हो जाएगा आपका राइट। अगला दिया है कुछ लॉरी बस हैं, तो इसका अपोजिट भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि यही एरिया लॉरी का और बस का कॉमन है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका कथन और निष्कर्षों पर आधारित है, इसको भी देखते हैं कि सभी छाते प्लास्टिक हैं। सभी छाते को यहाँ पर इसको सी मान लिया हमने, सभी छाते को किसके अंदर ले लिया, प्लास्टिक के अंदर ले लिया। अगला दिया है कि कुछ छाते फिल्टर नहीं हैं, तो यहाँ पर कुछ छाते हैं ये फिल्टर नहीं है, इस तरीके से हमने इसको ले लिया। अब ऑप्शन दिया है कि कुछ प्लास्टिक फिल्टर नहीं है, तो जो पहला ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा आपका कि जो एरिया है, ये जो एरिया दिया है ये छाते प्लास्टिक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एरिया ये भी हो जाएगा कि कुछ प्लास्टिक फिल्टर नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला लाइन क्या दिया है कि सभी फिल्टर प्लास्टिक हैं, तो सभी का यहाँ पर फिल्टर और प्लास्टिक का रिलेशन नहीं दिया, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस। मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि शब्द के अव्यवस्थित अक्षर दिए गए हैं, प्रत्येक अक्षर को संख्याकित किया गया है। शब्द के निर्माण के लिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो संख्याओं के द्वारा इंगित रूप से अक्षरों के सही क्रम को देता है। तो हम क्या करेंगे, हम इन अक्षरों के आधार पर इनके मीनिंग्स देखते हैं। पहले इसमें क्या दिया है, 4 को किससे कोड किया गया है, एम से। 2 को किससे कोड किया गया है, ए से। 6 को किससे कोड किया गया है, आर से। 6 को किससे कोड किया गया है, आर से। 5 को किससे कोड किया गया है, 5 को कोड किया गया है भी से। 3 और 1 को ई और एल से कोड किया गया है। पहले का जो अर्थ निकल के आता है वो क्या निकल के आता है आपका, मार्बल। अगला जो दिया है 5 दिया है पहले, ये क्या हो जाएगा, वी। 3 दिया है फिर मतलब ई। उसके बाद दिया है 6, उसके बाद दिया है 4 का कोड है एम। 2 दिया है, उसके बाद 2 का कोड है ए। उसके बाद दिया है आर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वरमाल। ये दूसरा वर्ड बन गया। तीसरा आ गया आपके पास 1 2 6। 1 और 2 को क्या लिया गया है, एल और ए। 6 को किया गया है, क्या लिया गया है, आर। अगला दिया है 4 3 और 5। 4 3 को लिया गया है एम ई और 5 को क्या लिया गया है, वी। अगला दिया है एल ए आर एम ई वी। अगला जो आपका ऑप्शन है वो दिया गया है 6 3 1। 6 को लिया गया है आर, 3 को लिया गया है ई और 1 को लिया गया है एल। अगला दिया है 4 2 5। 4 को लिया गया है एम, 2 को लिया गया है ए और 5 को लिया गया है वी। अब आप खुद ही देखिए, ये कोई वर्ड नहीं बनता, ये भी कोई वर्ड नहीं बनता और ये भी कोई वर्ड नहीं बनता। जो वर्ड बनता है वो क्या बनता है, मार्बल। मतलब जो ऑप्शन नंबर 1 होगा वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि संघ केंद्र शासित प्रदेशों को किनके द्वारा प्रशासित किया जाता है। तो जो संघ शासित प्रदेश होते हैं, जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, ये उपराज्यपालों द्वारा यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा प्रशासित की जाती हैं। अभी हमारे इंडिया में टोटल जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, वो कितनी हैं, 9 हैं। वो कौन कौन सी हैं, वो हैं अंडमान एंड निकोबार, ये आपका पहला है। दूसरा है आपका दिल्ली। तीसरा है आपका चंडीगढ़। चौथा है लक्षद्वीप। 5वां है दमन एंड दीव। 6वां है दादर एंड नगर हवेली।
7वां है आपका पौंडीचेरी, 8वां है लद्दाख और 9वां है जम्मू एंड कश्मीर। ये आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के अंदर। इनको सभी को किसके द्वारा हेड किया जाता है, इनको सभी को किसी के द्वारा प्रशासित किया जाता है, तो इनको प्रशासित करते हैं उपराज्यपाल। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है हमारा यहाँ पर कि 3/8 और 6/11 के बीच निवेशित 3 अंश हैं। इसके बीच में निवेशित अंशों को हम कैसे निकालेंगे, पहले इसकी हम डेसिमल में वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। डेसिमल में वैल्यू हमने इसकी निकाल के देखी, वैल्यू निकल के आई 0.37 लगभग, और इसकी जो वैल्यू आई वो निकल के आई लगभग 0.54। हम ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस क्या होंगे। चलिए इसको इस तरीके से लिख देते हैं हम। ये वैल्यू क्या दी थी, एक आपकी 3/8 दी थी। 3/8 को क्या लिख सकते हैं 0.37, और 6/11 को क्या लिख सकते हैं 0.54। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहले ऑप्शन में हमने देखा 4/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/9 हो जाएगा आपका 0.44। तो ये आपका इस रीजन में अभी आ रहा है। अच्छा, हम पहले ही देख लेते हैं, वहीं से हम मोस्टली एलिमिनेट कर देंगे नंबर्स को। 5/9 की जो वैल्यू होती है वो क्या निकल के आएगी लगभग 0.55, और 6/9 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी 0.66। तो ये आपकी इस रेंज से बाहर जा रहे हैं दोनों, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो गए। अब देखते हैं हम पहले वाले को, क्योंकि लास्ट जो ऑप्शन है वो हमारा इनमें से कोई नहीं है, तो हम पहले ऑप्शन को और चेक करते हैं कि इसके जो दूसरा नंबर का वैल्यू है वो क्या आएगी। पहले नंबर की वैल्यू आ गई आपके पास 0.44, ये इस रीजन में आ रही है। अगली 9/19 की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी 0.47, तो ये भी आपके इस रीजन में आ रही है। अगली जो 1/2 की वैल्यू है सबको पता है 0.5 होती है, ये भी इस रीजन में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। जो वैल्यू दी है यहाँ पर 4/9, 9/19 और 1/2, ये इन दोनों संख्याओं के बीच में आएंगी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि ये जो सीरीज दी है इसमें अगली आकृति आपकी कौन सी आएगी। तो गौर से देखिए, ये जो दोनों जो आकृति दी हैं आपकी, ये दोनों आकृति आपकी जो दी हुई हैं, पहली और दूसरी एकदम अपोजिट दी है। तो इस आकृति के अपोजिट आपकी कौन सी आकृति होगी, ये वाली होगी। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें भी आपका अगली आकृति कौन सी आएगी ये हमें बताना है। तो देखिए आप इसमें क्या हो रहा है, ये इस तरीके से कोई भी ब्लॉक दिया है। इसमें पहले जो आपका ब्लॉक दिया है वो कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है। अगले में मूव करके कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। अगले में मूव करके इस जगह पर आ गया, उसके बाद मूव करके यहाँ आ गया, उसके बाद अगले में मूव करके आपका यहाँ पर आ गया। तो इसके बाद किस जगह पर होना चाहिए, इसको इस जगह पर होना चाहिए। इस जगह पर आपका किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में भी हमें आकृति बतानी है कौन सी आएगी। तो यहां पर देखते हैं कि ये ऊपर वाले जो अर्धगोले दी हैं उनमें सेम लाइन दी हैं, एक जैसी दी हैं। तो ऊपर वाले में तो इसमें आपका क्रॉस उल्टी लाइनें दी हैं, तो ये आपका क्रॉस हो जाएगा। ये वाले में आपकी सही लाइनें दी हैं, तो ये। और नीचे वाले को देख लेते हैं अब, इसमें आपकी वर्टिकल लाइन दी है, अगले में दी है आपके हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो अगले में आना चाहिए वो इस तरीके का निशान आना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि एक कार की कीमत 4,50,000 रुपए है, जिसको दुर्घटना के विरुद्ध उसकी कीमत के 90% तक बीमाकृत किया जा सकता है। और जब एक दुर्घटना में कार पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई तो बीमा कंपनी ने बीमाकृत राशि के 95% का भुगतान किया।
तो कार की कीमत और प्राप्त राशि में कितना अंतर था। तो हम क्या करेंगे, कार की कीमत और प्राप्त राशि के बीच में डिफरेंस कैसे निकालेंगे। टोटल उसकी वैल्यू कितनी दी थी, टोटल उसकी वैल्यू थी 4,50,000। इसका बीमा कितने का किया गया था, 90% का बीमा किया गया था, और इसका भी जो पेमेंट हुआ वो इसके भी कितने का हुआ, 95% का। तो जब आप इस टोटल वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल कर दी, तो जो मल्टीप्लाई आएगा वो क्या आ जाएगा, 45 इंटू 90 इंटू 95। आप टोटल इसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करने पर इसकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 3,84,750 रुपये। ये मूल्य जो था उसको मिला था बीमा करने पर 4,50,000 में से कुल उसको मूल्य कितना मिला, 3,84,000। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कार की कीमत और प्राप्त राशि में कितना अंतर था। कार की कीमत कितनी थी, 4,50,000 थी, और उसकी प्राप्त राशि कितनी थी, 3,84,000। तो इसके बीच में डिफरेंस कितना निकल के आएगा, इसके बीच में डिफरेंस निकल के आएगा 65,250 रुपये। डिफरेंस कितना निकल के आ जाएगा, 65,250 रुपये आपका यहाँ पर आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 160 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और फिर वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 160 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 320 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसकी औसत चाल क्या होगी। औसत चाल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले टोटल समय निकालेंगे। टोटल समय कैसे निकल के आएगा, 160 दूरी तय कर रहा है वो किसके द्वारा, 64 स्पीड के द्वारा, प्लस 160 जो दूरी है वो किसके द्वारा तय की जा रही है, 80 की स्पीड द्वारा तय की जा रही है। तो टोटल टाइम क्या होगा, 8 से इसको डिवाइड करिए, 8 बार ये डिवाइड हुआ 20 बार, 8 से 20 को डिवाइड किया, ये आंसर कितना है आपका 2.5, प्लस कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 8 से 16 2 बार डिवाइड हुआ, ये कितना आ गया आपका 4.5 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4.5 आपका यहाँ पर आंसर आ गया, 4.5 घंटे। तो टोटल 320 की जो स्पीड है, 320 किलोमीटर की जो दूरी है वो किसके द्वारा कितने टाइम में तय की जा रही है, 4.5 घंटे में। तो जो स्पीड निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, ये 0 से कैंसिल करके हमने ये डेसिमल कैंसिल करके हमने इधर 0 बढ़ा दिया। तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 3200 को डिवाइड करेंगे 45 से, तो आंसर आएगा 71.11 किलोमीटर पर आवर, 71.11 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि लकी बिक्की से 6 वर्ष बड़ा है और 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। ये लकी की आयु है, ये विक्की की आयु है, ये अनुपात दिया है 1:2। कब का दिया है, 6 साल पहले का। कब का दिया है, 6 साल पहले का। तो लकी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब हमें यहाँ पर दिया है कि लकी विक्की से 6 वर्ष बड़ा है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 6 का। लेकिन ओरिजिनली ये डिफरेंस कितने का दिया है, 1 का। तो 1 बराबर कितने का हो जाएगा, 6 के बराबर। तो यहाँ से 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो लकी की जो एज आई वो कितनी आई, 6, और इसकी एज आई 6 दूने 12। इसकी विक्की की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी, 12। अब ये एज कब की थी, 6 वर्ष पूर्व की थी, तो 6 वर्ष बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, 18, और इसकी एज कितनी हो जाएगी, इसमें 6 ऐड करेंगे तो इसकी एज हो जाएगी 12। हमें क्वेश्चन में किसकी पूछी है, लकी की वर्तमान आयु। तो लकी की वर्तमान आयु कितनी निकल के आई है, 12। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 12। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, इसमें थोड़ा हमने मिस्टेक किया, इसमें जो नाम लिए थे वो गलत लिए थे। लकी बड़ा है विक्की से, तो लकी की कितनी होगी, 2 होगी, इसकी होगी 1। तो इसके बीच में डिफरेंस 1 का आया है, लेकिन ओरिजिनली ये डिफरेंस कितने का था, 6 का था। तो क्या हो गया, 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 6, ये कितना हो जाएगा 6। जब आप इसमें
6 साल पहले की थी, तो जब इन दोनों में आप 6 ऐड करेंगे तो इसकी आ जाएगी 12 और इसकी आ जाएगी एज आपकी 18। तो लकी की एज यहाँ पर कितनी आएगी, 18 आएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि 21:42:63 का सरलीकरण करना है। तो 21:42:63 को हम डायरेक्टली ही डिवाइड कर देंगे 21 से। तो ये जाएगा आपका 1 बार, ये डिवाइड होगा 2 बार और ये डिवाइड होगा आपका 3 बार। तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि चीनी के मूल्य में 10% की जो कमी एक व्यक्ति को 125 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदने में समर्थ करेगी। तो प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रति किलोग्राम कितना मूल्य कम हुआ वो हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। अच्छा, मूल्य पहले कितना था, 100% था। अब उसमें से 10% की कमी करने पर मूल्य कितना आ गया, 90 आ गया। तो इस हिसाब से क्या करेंगे, हम इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। इस एक जीरो से एक जीरो को डिवाइड कर लिया, मतलब पहले रेट कितना था, 10 था। 10 में से अब रेट कम होके कितना हो गया, 9 हो गया। तो इस रेशियो के हिसाब से पहले वो 9 चीजें ले सकता था, अब कितनी ले रहा है, वो 10 ले रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 2 के मल्टीपल में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कितना दिया है, 2 किलोग्राम अधिक दिया है। तो 2 के मल्टीपल में इसका नंबर क्या हो जाएगा, मतलब पहले 20 रुपए की चीज वो 20 रुपए से रेट घट के कितना हो गया, यहाँ 18 हो गया। तो पहले वो अगर 18 चीज ले पा रहा, तो अब कितनी ले रहा है, वो 20 चीज ले रहा है। कितने में ले रहा है, 125 रुपए में। तो पहले अब 20 चीज वो कितने में ले पा रहा है, 125 रुपए में। तो एक चीज कितने में लेगा, तो 125/20 में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 से इसको यहाँ पर हमने डेसिमल रख दिया, 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6.25 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 6.25 आंसर हो जाएगा। तो चीनी का जो प्रति ग्राम कम हुआ मूल्य है वो कितना है, 6.25। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि एक वर्ग की लंबाई 30% बढ़ जाती है और उसकी चौड़ाई जो है 25% बढ़ जाती है। तो परिणामित आयत का वर्ग की तुलना में क्षेत्रफल कितना होगा। वर्ग की लंबाई कितनी बढ़ गई है, 30% बढ़ गई है और उसकी चौड़ाई बढ़ गई है 25%। तो इसको हम एक तुल्य जो परसेंटेज होगा, प्रतिशत, वो हम निकाल लेंगे। 30 + 25 प्लस कितना हो जाएगा, 30 × 25/100। 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, 5 से इसको 2 बार कैंसिल किया और इसको हमने 5 बार कैंसिल किया और इसको यहाँ पर 3 से इसको 1.5 बार कैंसिल कर दिया। ये कितना हो जाएगा, 30 और 25 55 हो जाएगा और 15 × 5 = 7.5 होगा। तो ये टोटल ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 12.5%। तो एक तुल्य जो इसकी परसेंटेज आएगी, आयत जो बनेगा उसका क्षेत्रफल 62.5% ज़्यादा होगा, किसकी तुलना में, वर्ग की तुलना में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर देता है। कोई नल ए है, वो 6 घंटे में टंकी भर देता है और नल बी उसे 9 घंटे में खाली कर देता है। ए भर रहा है, बी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो इसकी टोटल कैपेसिटी निकालेंगे। टोटल कैपेसिटी निकल के आएगी 18। 6 कितना भरेगा, एक घंटे में कितने यूनिट भरेगा, 3 यूनिट। और 9 एक घंटे में 9 घंटे में खाली करने वाला नल एक घंटे में कितना खाली करेगा, 2 यूनिट। ये हमने खाली करने वाला माइनस में लिख दिया और भरने वाला हमने क्या लिख लिया, प्लस में लिख लिया। अब दिया है कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को कितनी देर में भर देंगे। तो टोटल जो कैपेसिटी है वो कितनी दी है, 18 दी है और दोनों का जो टोटल वर्क होगा वो 3 में से क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 1। तो ये क्या हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 1 किया तो कितना आया, कितना घंटे में भर पाएंगे ये दोनों, 18 घंटे में भर पाएंगे। तो आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। ये पर्सन की कोई पर्सन की आयु ले ली और ये उसकी माता की आयु ले ली।
अब उसकी वर्तमान आयु जो दी है माता की आयु के 2/5 दी है, तो हमने इसकी कम मान ली, पर्सन की 2 मान ली, मदर की मान ली 5। इस तरीके से हमने इस रेशियो को लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम इसमें क्वेश्चन दिया है कि 8 वर्ष पश्चात वो अपनी माता की आयु का 1/2 हो जाएगा। तो माता की आयु का 1/2 हो जाएगा, मतलब 1 इसकी और 2 इसकी हो जाएगी। ये डिफरेंस कितने का आएगा यहाँ पर, 8 का। लेकिन हमें यहाँ पर डिफरेंस दोनों जगह कॉमन नहीं दिया, पहले हम इस डिफरेंस को कॉमन करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का डिफरेंस दिया है और यहाँ पर डिफरेंस दिया है 1 का मल्टीप्लाई ऊपर दोनों नंबर में करेंगे तो ये यहाँ कितने आ जाएंगे, 2 और 5, और 3 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 6। अब इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, लेकिन 1 का डिफरेंस ना होके ये डिफरेंस कितने का दिया है, 8 का दिया है। हमें निकालना है माता की आयु, तो माता की आयु ओरिजिनल जो है वो कितनी दी है, 5 दी है, तो 5 × 8 कितना हो जाएगा, टोटल 40 हो जाएगा। तो माता की आयु आपकी कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 40। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि एक व्यक्ति एक विशेष गति से 800 मीटर की दूरी तय करता है। क्या करता है, 800 मीटर की दूरी तय करता है। यदि 15 मीटर पर सेकंड गति अधिक होती तो वह अपने गंतव्य पर 12 सेकंड पूर्व पहुंच गया होता। तो मूल गति ज्ञात कीजिए। अच्छा, 800 मीटर की दूरी वो पहले तय कितनी स्पीड से कर रहा है, x से तय कर रहा है, और फिर बाद में 800 मीटर की जो दूरी है वो कितने से तय कर रहा है, x स्पीड में उसने 15 को और प्लस कर दिया। अब इसके ये जो दूरी और चाल का जो रेशियो है वो किसके बराबर होता है, वो समय के बराबर होता है। समय कितना दिया है, 12 दिया है, तो 12 को इसके इक्वल कर देंगे। अब यहाँ से हमने 800 को इधर से कॉमन लेके इधर हम इसके डिवाइड में कर देंगे, तो यहाँ पर वैल्यू क्या बचेगी, 1/x माइनस 1/x प्लस 15, ये किसके बराबर हो जाएगा, 12/800 के बराबर हो जाएगा। इसको यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं, ये डिवाइड हो गया आपका 4 से, ये 3 बार, ये डिवाइड हो गया 2 बार। यहाँ पर ये कितना बचा आपका, इधर इसका टोटल एलसीएम लिया तो ये कितना हो गया आपका, x और x प्लस 15, ये आपका एलसीएम आ गया इधर, और ऊपर जो वैल्यू आएगी इधर आ जाएगी x प्लस 15 और इधर आ जाएगी माइनस के x। ये किसके बराबर होगा, 3/200 के बराबर होगा। प्लस x से माइनस x यहाँ पर कैंसिल हो गया, और 3 से क्या 5 कैंसिल हो गया, कितनी 15 कैंसिल हो गया, कितनी बार, 5 बार। तो जो यहाँ पर आएगा वो क्या आ जाएगा, ये 5 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, 200 में, और ये वैल्यू भी आपके ऊपर ही आएगी, तो बराबर कितने की हो जाएगी, ये इसका मल्टीप्लाई x का इसमें कर देंगे तो x² प्लस 15x, और ये आपका इक्वल में कितना हो जाएगा, 5 दूने 10, मतलब 1000। अब ऐसी कौन सी 2 वैल्यू हैं जिनका डिफरेंस आना चाहिए आपका 15 और उनका मल्टीप्लाई आना चाहिए आपका 1000। तो 1000 का क्या करेंगे आप, एलसीएम लेके देखेंगे तो वो 2 फैक्टर निकल के आएंगे आपके पास, 40 और 25। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे 40 और 25 में से कौन सा प्लस में आएगा और कौन सा माइनस में आएगा। तो प्लस में आप गौर करिए, ये जो इसके आगे जो साइन है वो किसका है, प्लस का है, तो जो बड़ी संख्या होगी वो प्लस में होनी चाहिए। तो एक फैक्टर क्या हो जाएगा, x प्लस 40, और अगला फैक्टर क्या हो जाएगा आपका x माइनस 25। इस तरीके से हम इनको दोनों को लिख लेंगे। ये दोनों किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे। तो एक फैक्टर यहाँ से कितना निकल के आएगा, -40, और दूसरा फैक्टर जो निकल के आएगा वो हो जाएगा +25। पहला फैक्टर क्या होगा, -40 हो जाएगा, और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, +25। तो जो x की वैल्यू ओरिजिनली आएगी वो ओरिजिनली x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी, 25 मीटर पर सेकेंड। तो मूल गति उसकी क्या हो जाएगी, हमने x क्या माना था, मूल गति मानी थी, तो x क्या निकल के आ गई हमारी, 25 मीटर पर सेकेंड। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि मिठाई के एक पैकेट में 200 मिठाइयाँ हैं। कितनी दी हैं, यहाँ पर मिठाई के एक पैकेट में कितनी मिठाइयाँ दी हैं,
200 मिठाइयाँ दी हैं। अब इन्हें छात्रों के समूह में वितरित करना है। 23 छात्रों के प्रथम समूह को प्रत्येक को 2 मिठाई मिली। 23 छात्रों को कितनी मिठाई दी? 2-2 मिठाई दी। दूसरे समूह में प्रत्येक छात्र को 1 मिठाई मिली। अब दूसरे समूह में छात्र कितने थे? x थे, उनको कितनी मिठाई दी? 1 मिठाई दी। अगले समूह में कितने छात्र थे? 38 थे और उनको मिठाई प्रत्येक को कितनी दी गई? 3-3 दी गई। तो टोटल ये किसके बराबर होगा? 200 मिठाइयों के बराबर। तो जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो 23 × 2 कितना आ जाएगा? 46 प्लस ये वैल्यू कितनी आ गई? x, और 38 × 3 कितना आया? 114। ये किसके बराबर होगा? 200 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 200 माइनस इन दोनों को जोड़ने पर 146 और 114 को जोड़ने पर कितना आया? 160। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई? 40 निकल के आ गई। 200 में से 160 को माइनस करेंगे तो 40 आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि एक कारखाने में सुंदर एक कार्य को 6 दिनों में कर सकता है। सुंदर किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 6 दिन में। और महेश उसी काम को कितने दिन में करता है? 4 दिन में। तो दिलीप उसी कार्य को 3 दिनों में कर सकता है। दिलीप उस कार्य को कितने दिनों में करता है? 3 दिन में। यदि वे सब एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को पूर्ण करने में कितने दिन लगेंगे? पहले हम इनका एलसीएम लेके टोटल कार्य निकालेंगे। टोटल कार्य कितना आ जाएगा? 12। 6 से 12 को डिवाइड किया 2 बार, 4 से 12 को डिवाइड किया 3 बार, और 3 से 12 को डिवाइड किया हमने 4 बार। टोटल कार्य हो गया 12, और ये तीनों मिलके करेंगे तो 4 और 3 7 और 2 9। 9 काम ये एक दिन में करेंगे तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? 9 का डिवाइड करिए 12 में, एक आपका भागफल आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा? यहाँ पर 3 आएगा, और नीचे कितनी वैल्यू आ जाएगी? 9। 3 से ये एक बार कैंसिल हो गया, ये 3 बार कैंसिल हो गया, तो जो आंसर आएगा वो आपका कितना आ जाएगा? 1 सही 1/3। और आप यहाँ पर भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। 3 से इसको 4 बार कैंसिल कर सकते हैं, इसको 3 बार, और 4/3 की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 सही 1/3। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका? ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि 70 तैराकों का एक समूह में 10 लोग ब्रेस्ट स्ट्रोक जानते हैं। 10 लोग जो क्या हैं? टोटल कितने लोग हैं? टोटल 70 हैं, जिसमें से 10 लोग ब्रेस्ट स्ट्रोक जानते हैं। ब्रेस्ट स्ट्रोक प्लस फ्री स्टाइल दोनों जानते हैं। 20 केबल बैक स्ट्रोक जानते हैं, और 35 जो है ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? दस क्या लिया? बेस्ट स्ट्रोक प्लस फ्री स्टाइल जानते हैं। 20 क्या जानते हैं? बैक स्ट्रोक, मतलब पीठ के बल तैरना जानते हैं, और 35 क्या जानते हैं? आपके फ्री स्टाइल। तो हमें निकालना है कि कितने तैराक ब्रेस्ट स्ट्रोक हैं। हम इनको कैसे निकालेंगे कि कितने तैराक ब्रेस्ट स्ट्रोक हैं? तो टोटल कितने तैराक हैं? 70 हैं, जिनमें से 20 केवल पीठ के बल तैरना जानते हैं। तो इनको हम माइनस कर देंगे तो टोटल कितने बचे? अब 50 बचे, जिनमें से फ्री स्टाइल भी जानते हैं और ब्रेस्ट स्ट्रोक भी जानते हैं। अब फ्री स्टाइल इसमें से कितने जानते हैं? फ्री स्टाइल कितने जानते हैं? इसमें 35 जानते हैं, इसको भी माइनस कर दीजिए। तो टोटल यहाँ पर कितने बचे? 15 बचे, और 15 में से 10 हम इनको भी जोड़ देंगे, 10 को जो ब्रेस्ट स्ट्रोक और फ्री स्टाइल जानते हैं। तो ब्रेस्ट स्ट्रोक वाला हमको निकालना है, तो 15 में 10 को जोड़ा तो आंसर कितना आया? 25। तो 25 जो तैराक हैं, मतलब ऑप्शन नंबर जो 3rd है वो आपका राइट होगा। 25 जो तैराक हैं वो ब्रेस्ट स्ट्रोक को जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ये कितने दिनों में करता है? 12 में। और बी कितने दिनों में करता है? 16 में।
दोनों इस कार्य को 6,000 रुपए के लिए करते हैं और सी की सहायता से वे इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर देते हैं। मतलब ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे? 6 दिन में। टोटल काम निकालते हैं, यहाँ से इन तीनों का एलसीएम आएगा 48। टोटल काम क्या निकालेंगे? ये इसको डिवाइड किया 12 से 48 को 4 बार, 16 से 48 को डिवाइड किया 3 बार और 6 से 48 को डिवाइड किया 8 बार। तो यहाँ से ए की जो एफिशिएंसी है वो 4 निकल के आ गई, बी की एफिशिएंसी है वो 3 निकल के आ गई। ए बी सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी दी है? 8 दी है। तो 8 में से अगर हम ए की और बी की को घटा देंगे तो सी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी? 8 में से अगर 7 को घटाया तो सी की एफिशिएंसी निकल के आ गई 1। अब यहाँ पर क्या है, दोनों लोगों को कितने रुपए मिल रहे हैं? 6,000। अगर 3 लोग इस काम को करेंगे तो 3 लोगों को कितने मिलेंगे? 6,000 मिलेंगे। हमें किसके लिए निकालना है? ए का हिस्सा निकालना है। ए का हिस्सा कितना है? 4 है। कितने में से ए का हिस्सा है? टोटल 8 में से। टोटल कितने को डिवाइड करना है इसमें? 6,000 को। तो 4 से इसको डिवाइड किया 2 बार, तो उसे 6 को डिवाइड किया 3 बार। तो जो ए का हिस्सा निकल के आया वो कितना निकल के आया आपका? 3,000। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है यहाँ पर कि संपूर्ण वर्ष के लिए एक परिवार का औसत व्यय जो दिया है वो 30,000 रुपये दिया है। मतलब 12 महीने के लिए हम इनको पीछे 1000 में ना लेके सिंपल ही कैलकुलेट करेंगे। तो 12 महीने के लिए जो औसत व्यय दिया है वो कितना दिया है आपको? हमने पीछे से ये 3 जीरो कैंसिल कर दिया यहाँ से, तो 30 दिया है। पहले 6 महीनों का जो औसत है वो कितना दिया है? 28 दिया है। तो अगले 6 महीनों का औसत कितना आना चाहिए? तो चलिए हम क्या करते हैं, इसमें से पहले 6 को कॉमन ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 12 × 30 बराबर 6 को यहाँ से कॉमन लिया तो ये हो गया 28 प्लस x। 6 से इसको डिवाइड किया 5 बार तो 12 पंजे कितना हो गया? 60। 60 बराबर कितने के हो गया? 28 प्लस x के। तो x कितना हो जाएगा? 60 माइनस 28। ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 32। क्वेश्चन में क्या दिया था? 1000 में दिए थे तो 32,000 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आंसर लिख देंगे हम 32,000, मतलब ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि एक कक्षा में औसत आयु 12 है। अब पियानो शिक्षक की आयु अगर सम्मिलित कर दी जाती है तो औसत आयु कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। और यदि पियानो शिक्षक और भूगोल शिक्षक की आयु जो कि 38 है को भी सम्मिलित कर दिया जाता है तो औसत आयु 1 से और बढ़ जाती है। तो कक्षा में छात्रों की संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, कक्षा में जो औसत छात्र हैं उनकी कक्षा में हम छात्रों की संख्या को मान लेंगे n और उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 12। टोटल आयु उनकी x मान ली और छात्र मान लिए हमने n मान लिए। इनकी जो आयु दी है वो औसत आयु कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी आपकी। अगर इस x में हम पियानो टीचर को और ऐड कर देते हैं तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? n+1 हो जाएगा। और यहाँ पर एज कितनी हो जाएगी आपकी? 13। तो यहाँ से ये इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? x प्लस p बराबर कितना हो गया यहाँ पर? 13n+13। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अगली देखते हैं। अगर उसमें भूगोल शिक्षक की आयु को और ऐड कर देते हैं, इसमें मतलब x प्लस p प्लस भूगोल शिक्षक की आयु कितनी दी है? 38। 38 को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा? n+2 हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा आपका? 1 और बढ़ जाएगी। तो पहले कितनी थी? 13, तो अब कितनी हो जाएगी? ये 14 हो जाएगी। तो यहाँ पर x प्लस p प्लस 38 बराबर कितने के हो जाएगा? 14n+14 दूनी 28 के बराबर। तो यहाँ से x प्लस p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14n प्लस ये 28 में से हम 38 को घटाएंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या में आनी चाहिए? माइनस में। तो माइनस में कितनी आ जाएगी? 10। तो दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी? ये आ जाएगी। पहली इक्वेशन क्या थी? ये थी। यहाँ पर x प्लस p की वैल्यू क्या निकल के आई है? 13n+13। और यहाँ पर x प्लस p की वैल्यू क्या आई है? 14n+10।
10, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। ये वैल्यू आप लिख के रख लीजिए। ये वैल्यू क्या दी है, 13n + 13 बराबर किसके होगा, 14n + 10 के। क्या लिया था हमने, 13n + 13 किसके बराबर होना चाहिए, 14n ± के 10 के। ये दोनों इक्वेशन थी, ये दोनों हमने बराबर कर दी। तो बराबर करने पर यहाँ पर ये 14 लिखा हुआ है, 13n को 14n में से माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर n, और ये 13 में ये 10 को हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो 13 + 10 कितना हो जाएगा, 23। तो n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 23। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पहले कितने छात्र थे, 23 थे, जिनकी औसत आयु 12 थी। कितनी थी, 12 थी। पियानो टीचर को और सम्मिलित करने पर आयु कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। और भूगोल शिक्षक को और ऐड करेंगे तो आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पर एक और बढ़ जाएगी, मतलब 14 हो जाएगी। तो n का जो आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आएगा आपका, 23। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका, प्लस माइनस पर रिलेटेड है। आप ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू प्लस की है, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा, 9067। ये वैल्यू आपकी माइनस की है, ये वैल्यू जब आप इधर लेके आएंगे तो ये भी माइनस की हो जाएगी। इन दोनों को माइनस की को ऐड करने पर कितना आ जाएगा आपका, 5538 आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, 5538। ये बराबर किसके हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क के। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, सिंपल डिफरेंस जो आएगा इनका क्या आ जाएगा, 3529। ये किसकी वैल्यू आएगी आपके पास, क्वेश्चन मार्क की। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3529। ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में। चलिए क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन दिया है कि 6 वर्ष पश्चात एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कब हो जाएगी, 6 वर्ष पश्चात। 6 वर्ष पश्चात मतलब 6 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। किसकी, पुत्र की आयु की। ये फादर की एज ले ली और ये ले ली सन की एज। अब 3 वर्ष पूर्व की बात की है, मतलब ये पूर्व वाली हम पहले लिखेंगे, 3 वर्ष पहले मतलब 3 माइनस करके। ये एज कितनी थी, पिता अपने पुत्र से 9 गुना बड़े थे, तो ये थी 9 और ये थी आपकी यहाँ पर 1। इनके बीच में यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है, हम डिफरेंस को सेम करेंगे। ये डिफरेंस आया है 2 का और ये डिफरेंस आया है 8 का। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 18, और यहाँ कितना आ जाएगा 2। ये फादर की और ये सन की। अब 8 का मल्टीप्लाई नीचे किया, ये आया 24, और 8 का मल्टीप्लाई इधर किया, ये आया आपका 8। इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का। लेकिन ओरिजिनली 6 का डिफरेंस ना होकर कितने का है, 9 का है। तो 1 का जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 9/6 मतलब कि 3/2 आ जाएगी। अब हमें किसकी निकालनी है, पिता की वर्तमान आयु निकालनी है। तो पिता की वर्तमान आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 3 वर्ष पूर्व की आयु लेंगे। तो 3 वर्ष पूर्व की आयु क्या हो जाएगी, 18 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम यहाँ पर, 3/2 से। ये 2 से 18 को कैंसिल किया 9 बार, आयु कितनी आएगी यहाँ पर, आयु आ जाएगी आपकी 27। कितनी आ गई, 27। लेकिन ये कब की आयु दी है, 3 साल पहले की। तो 3 साल इसमें जोड़ेंगे तो आयु यहाँ पर कितनी आ जाएगी फादर की, 30 वर्ष। मतलब जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि मई के महीने में सागर ने दूध की एक थैली 10.50 रुपए में खरीदी और 1 लीटर तेल उसने 35 रुपए में खरीदा और 1 किलो सफाई पाउडर 26 रुपए में खरीदा। तो दूध की जो थैली है, मिल्क उसने कितने में खरीदा, 10.50 में। 1 लीटर तेल यानी कि ऑयल खरीदा उसने 35 रुपए में और सफाई पाउडर 26 रुपए में। मतलब वॉशिंग जो पाउडर था वो कितने में खरीदा उसने, 26 रुपए में। अब क्या है कि जून के महीने में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन हो गया। परिवर्तन कितना हुआ है यहाँ पर कि दूध के लिए उसने 1 रुपए कम दिया, तो यहाँ पर कितना दिया, 1 रुपए उसने कम दिया। अगला तेल के लिए उसने 38 रुपए प्रति लीटर दिया। पहले कितना था, 35 था, अब 38 हो गया। तो उसने कितना ज्यादा दिया, 3 रुपए ज्यादा दिया। और सफाई पाउडर के लिए उसने क्या दिया, 4 रुपए ज्यादा दिया। तो टोटल यहाँ पर कितना हो गया, 7 रुपए उसने ज्यादा दिया, 1 रुपए कम दिया। तो टोटल जो डिफरेंस आया वो कितना हो गया,
प्लस 7 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 6 का। तो जून और मई के लिए भुगतान में उसका कितना अंतर आया 6 रुपए का, तो उसने 6 रुपए अधिक पे किए, 6 रुपए क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि कितनी बार 589 को 43 से विभाजित किया जाए कि शेष फल 43 से कम हो। तो 589 को आप डिवाइड करिए 43 से। किससे डिवाइड करेंगे 43 से, तो ये डिवाइड कितनी बार जाएगा, ये डिवाइड जाएगा आपका 13 बार, और इसका जो मतलब 13 बार इसका मल्टीपल आएगा वो क्या आ जाएगा 569। इसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा 20 होगा। ये डिफरेंस आपका कम होगा किससे 43 से। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका 13 बार डिवाइड करना पड़ेगा 43 से कम डिफरेंस लाने के लिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी। तो ए की आयु हमने अगर 1 मान ली, बी की आयु 2 मान ली, तो ए की आयु इसकी क्या हो गई आधी हो गई। कब की बात कर रहे हैं 10 वर्ष पूर्व की, 10 वर्ष पहले की, 10 माइनस कर दिया हमने यहाँ। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, वर्तमान आयु का अनुपात क्या हो गया 3:4 हो गया, तो उनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा। इनके बीच में डिफरेंस कितने का दिया है, दोनों जगह 2 का डिफरेंस दिया है। 2 का ना हो कि डिफरेंस कितने का आएगा 10 का, क्योंकि 10 साल पूर्व की बात करी गई थी इसमें। तो 2 का डिफरेंस ना हो कि कितने का डिफरेंस आएगा 10 का। तो यहाँ पर 2 बराबर 10 होगा, तो 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमें आयु का योगफल बताना है। आयु का योगफल यहाँ से 3 और 4 कितना होगा 7 होगा। 7 का इस मल्टीपल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो योगफल आएगा वो कितना आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मतलब 35। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि एक व्यापारी के शुल्क क्रय मूल्य से 20% अधिक है और वो अपने ग्राहकों को नकद भुगतान के लिए अपने बिल पर 10% की छूट की अनुमति देता है, तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस क्वेश्चन में भी ज़्यादा हमें डीप में नहीं जाना, सिंपली क्या करेंगे मूल्य उसने कितना परसेंट अधिक किया 20% अधिक, ये हमने प्लस में ले ली। छूट दी है, छूट को हमने क्या कर दिया माइनस में कर दिया, तो इसका जो इधर जो एक तुल्य इसका परसेंटेज निकल के आएगा वो क्या कर देंगे हम +20 - 10 माइनस के सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा -20 × 10। ये यहाँ वैल्यू काय में होनी चाहिए, वैसे प्लस में होनी चाहिए 20 और इसका मल्टीप्लाई इससे किससे होना चाहिए -10। ये डिवाइड हमने 100 का कर दिया, 2 जीरो से किसको कर दिया 2 जीरो को कैंसिल कर दिया। तो 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 20 और यहाँ पर ये वैल्यू -1 और -2 का मल्टीप्लाई क्या आएगा -2। सॉरी यहाँ इसका डिफरेंस कितना आया ये 10 आया और ये वैल्यू कितनी आ गई -2। तो लाभ जो आया वो कितने का आया कुल मिला के 8% का लाभ आया। कब, जब उसने रेट को 20% अधिक कर दिया और उस पर 10% की छूट दे दी, तो लाभ क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका 8%। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि एक संख्या को इसकी व्युत्क्रमित संख्या से गुणित किया जाता है जो 1400 से अधिक है, तो संख्याओं के अंकों का योग 7 है। निम्नलिखित में से कौन सी अपेक्षित संख्या होगी। तो आपको जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए आपको हिट एंड ट्रायल मेथड चूज करनी है विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन के हिसाब से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसी कौन सी संख्या है जिनका योग 7 है, तो 5 और 2 का योग 7 होगा, 3 और 4 का भी होगा, 6 और 1 का और 2 और 5 का भी, मतलब योग तो सभी का ही 7 होगा। तो ये यहाँ पर इसका तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब क्या दिया है कि उस संख्या के उसके व्युत्क्रमित संख्या से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो गुणा आना चाहिए वो 1400 से अधिक आना चाहिए। अब 52 का जो मल्टीप्लिकेशन इसका व्युत्क्रमित नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 25। 52 और 25 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1300, जो कि आपका कम है। 34 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप 43 से, इसका उल्टे नंबर से, तो इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो क्या आ जाएगा 1462 आ जाएगा। ये आपका क्या है ज्यादा है। 61 का मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे 16 से करेंगे, इसकी व्युत्क्रमित संख्या से करेंगे, तो इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो क्या आ जाएगा 976।
ये भी आपका क्या है, कम है। और ये 25 का तो हम यहाँ पर कर ही चुके हैं, तो इसको 2 बार हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ये ऑप्शन तो पहले ही यहाँ पर कैंसिल हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या नंबर चाहिए था, 1400 से अधिक चाहिए था, तो वो 1400 से अधिक नंबर क्या है, 1462 है, जो कि 34 इंटू 43 का मल्टीपल है। तो आंसर वो क्या हो जाएगा, 34 आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो दिया है वो है, निम्न पते में से 4 पते दिए हैं, उनमें से इसके ठीक समान कौन सा नहीं है। तो इसको आप ढंग से देख लीजिए, इसमें इसके जैसा कौन सा होगा। तो इसके जैसा आपका कौन सा हो जाएगा, ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर 3 में। क्या दिया है इसमें आपकी जो ऑप्शन नंबर 2 में, आपका 4th में ये देखिए, ये SINGEN लिखा है, ये आपके इसमें लिखा है, इसमें भी आपका लिखा है SINGEN, ऊपर भी आपका SINGEN लिखा है, इसमें क्या लिखा है, SINQEN। तो जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2, जो किस ऑप्शन में दिया है, आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें इन संख्याओं का क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो इन संख्याओं का औसत निकालेंगे, टोटल करेंगे पहले हम इनका। टोटल आएगा आपका 384। टोटल ये संख्याएं कितनी दी हैं, 6 दी हैं। इसका 6 का इधर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कितनी बार जाएगा आपका, 64 बार। तो इसका जो एवरेज आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, 64। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया है कि नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम निहित है, उनमें से गलत संयोजन पहचानना है। गलत संयोजन कौन सा होगा, चलिए देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा दिया हुआ है, इसमें गलत संयोजन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसमें ये लास्ट जो 5 वर्ड हैं आपके क्या दिए हैं, RTUIJ, पहले में दी है, इसमें दी है, इसमें दी है, लेकिन 3rd नंबर के ऑप्शन में ये क्या लिखा हुआ है, LTUIG लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 दिया है आपके ऑप्शन 1 में, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि PQRS क्या दिया है, नीचे दिए गए चित्र में PQRS एक वर्ग दिया है, जिसमें से OP जो दी है वो कितनी दी है, 5 दी है। PQ हमें ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होगा, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है वो हमें क्या दी हुई है, बराबर होती है। हमेशा जो डायगोनल होते हैं वर्ग के वो बराबर होते हैं और इक्वल डिस्टेंस पे उनको डिवाइड करते हैं। तो क्या यहाँ से जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ये दी है हमको 5। तो इस तरीके से जो ट्रायंगल निकल के आएगा वो कौन सा ट्रायंगल निकल के आएगा, ये दोनों बराबर संख्याएं होंगी, तो ये दोनों बराबर होंगी। तो ये भी हो जाएगा आपका 5 का, ये भी 5 का हो जाएगा। और यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस तरीके से ये राइट एंगल बनेगा, ये 5 का, ये 5 का, ये यहाँ पर राइट एंगल बना। तो ये जो आपकी हाइपोटेनियस यानी कि कर्ड हमेशा रहता है इस संख्या के मल्टीप्लाई में √2 के। ये कैसे आया ये हम बताते हैं आपको। इधर ये निकाला हमने पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस जो प्रमेय है उससे निकाला। क्या किया, यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिया और ये 5 का स्क्वायर लिया, इसका अंडर रूट करके ये बराबर किसके होगा, कर्ड को क्या मान लिया हमने, h के स्क्वायर के बराबर, h के बराबर होगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। और इधर भी 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ये किसके बराबर होगा, h का। इसका अंडर रूट लिया, 25 और 25 कितना हो गया, 50 हो गया। या फिर इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 25 भी लिख सकते हैं। ये किसके बराबर हो गया, h के। 25 का जो अंडर रूट होता है वो क्या होता है, 5 होता है। वो हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, ओनली 2। तो ये जो लाइन निकल के आई ये कितनी निकल के आई, 5√2 निकल के आई।
ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। आपको इतना ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली याद रखना है कि समद्विबाहु जो त्रिभुज होते हैं उनमें अगर एक साइड हमें दी है तो दूसरी साइड भी उसके बराबर होती है, और जो उसके 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड होगी उसमें हम क्या करेंगे, इस साइड में मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, √2 का, और वही हो जाएगा उसका आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, नीचे दिए गए चित्र में ABCD एक आयत है जिसके विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब एंगल ODA कितना दिया है, 32। ODA एंगल ये वाला कितना दिया है आपका, 32 का दिया है। तो एंगल OAB कितना होगा, OAB एंगल हमको निकालना है, कितना होगा। अगर ये एंगल 32 का है तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, 32 का। ये एंगल भी कितना होना चाहिए, 32 का होना चाहिए। और टोटल ये एंगल कितना होता है, 90 का होता है। तो 90 में से अगर 32 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 58 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 58, मतलब ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि 50 लोगों की एक भार किलोग्राम में बारंबारता बंटन में दिए गए हैं। तो वर्ग की ऊपरी सीमा क्या है, जो उच्च आवृत्ति वाले वर्ग अंतराल से पहले है। तो उच्च आवृत्ति किसकी दी है, इसकी दी है। इससे पहले कौन सा दिया है, जो अंतराल दिया है वो 45 से 50 दिया है। और हमें क्या पूछा है, इसमें वर्ग की ऊपरी सीमा पूछी है। तो 45 से 50 के वर्ग में जो ऊपरी सीमा होगी वो क्या हो जाएगी, 50। तो आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि इनमें से कौन सी संख्या -4/7 की घात 4 के बराबर नहीं है। तो अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस दिया है और घात उसकी इवन दी है तो वो क्या हो जाएगा, पूरा प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर भी ये पूरा प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर पहले से ही पूरा प्लस में दिया है। नीचे भी ये माइनस ये इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो ये संख्या भी आपकी किस में हो जाएगी, पूरी प्लस में हो जाएगी। अब ये जो थर्ड नंबर की संख्या दी है, ब्रैकेट के अंदर आपकी वैल्यूज दी हैं 4/7 की घात 4, आगे माइनस दिया है। अब आप इसकी घात चाहे तो इवन लीजिए, चाहे या फिर आप ऑड लीजिए, सम लीजिए या विषम लीजिए, आगे माइनस लगा है तो ये संख्या हमेशा ही नेगेटिव होगी। तो ये क्या हो जाएगा, इन सब में से जो बराबर नहीं होगा वो कौन सा हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्यों होगा, क्योंकि बाकी सारी संख्याएं पॉजिटिव हैं, सिर्फ यही एक नेगेटिव संख्या है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि L पैरेलल है M के, तो X का मान यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। X का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये एंगल दिया है आपको 130 का, ये एंगल दिया है आपको 100 का। ये एंगल कितने का दिया है, 100 का। तो ये एंगल कितने का होना चाहिए, यहाँ पर टोटल 180 होता है तो ये एंगल 80 का होना चाहिए। अगर ये एंगल 130 का है तो ये एंगल आपके पास कितना होना चाहिए, 50 का। अब दो एंगल हमें 150 और 80 के दिए हैं, तीसरा एंगल कैसे निकालेंगे, 180 में से इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 130 को माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 50। आंसर कितना हो जाएगा, 50। तो आंसर हम यहाँ पर क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि 5x बराबर दिया है 57.75 का स्क्वायर माइनस के 42.25 के स्क्वायर के बराबर। अगर आप गौर करके देखिए, इस संख्या को मानिए आप a और इस संख्या को मानिए आप b, तो 5x किसके बराबर दिया है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। इसको आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी इनको लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, 57.75 प्लस 42.25। और यहाँ पर क्या कर देंगे हम, यहाँ पर कर देंगे 57.75 माइनस कर देंगे 42.25। ये किसके बराबर दिया है, दोबारा से लिख देते हैं हम इसको। ये दिया है 57.75 माइनस 42.25 और ये है 57.75
75 माइनस 42.25, ये वैल्यू हमने प्लस में ले ली और ये ले ली हमने माइनस में। ये किसके बराबर दिया है? ये बराबर दिया है 5x के। इन दोनों को जोड़ने पर जो नंबर आया वो कितना आया आपका? 100 आया। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आया? इन दोनों का डिफरेंस आया 15.50। टोटल इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका 1550 और ये किसके बराबर है? 5x के। 5 से इसको कैंसिल कर दिया, ये 3 बार, ये 1 बार, ये 0 की 0 जैसी की तैसी। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 310 और वही हमको कैलकुलेट करनी थी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि हमें वैल्यू निकालनी है a की, जिसका एक फैक्टर दिया है x प्लस 3 और जो इक्वेशन है वो दी है हमें x³ माइनस x² प्लस 12x प्लस 3a। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, अगर ये फैक्टर हमें x प्लस 3 दिया है तो x प्लस 3 बराबर किसके होगा? 0 के। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? -3। x की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी? -3। अब इस पूरी इक्वेशन में हम x की जगह -3 रख देते हैं। तो x की जगह यहाँ -3 रखा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? -3 के क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? -27। यहाँ पर प्लस रख दिया। अब यहाँ जो दिया है स्क्वायर दिया है तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +9 हो जाएगा। अगली दी है आपको 12x, तो 12 में जब आप -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी -36। अगली जो वैल्यू है वो क्या आएगी आपकी? 3a। तो 3a को हम क्या कर देंगे? जैसे की तैसे रख देंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने ये फैक्टर किसके बराबर लिया था? x प्लस 3 बराबर 0 के बराबर लिया था। इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू यहाँ पर कितनी आएंगी? कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आएंगी आपकी यहाँ पर, आप 36 और 27 को ऐड करिए और इसमें से माइनस कर दीजिए 9 को, तो ये किसके बराबर आएगा? 72 के बराबर। -72 प्लस 3a बराबर किसके हो गया? 0 को। 72 को आप इधर लेके जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा। तो 3a बराबर के 3a किसके बराबर हो जाएंगे आपके? 3a बराबर हो जाएगा 72 के। 3 से इसको कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल हुआ 24 बार। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई आपकी? 24। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल के आ गई? सीधी सी 24। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया है? 24 ऑप्शन में दिया है आपके 4 नंबर के में। तो आंसर राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक बलन का आधार की परिधि कितनी दी है? 132। आधार क्या होता है? 2πr। आधार क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है और उसकी परिधि दी है हमें 132 और इसकी जो ऊंचाई है वो दी है 20 सेंटीमीटर। तो इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है? तो हम क्या निकालेंगे इसमें? यहाँ इसका आयतन निकालेंगे। पहले यहाँ से हम इसका रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 2 × 22/7 × r बराबर किसके हो जाएगा? 132 के। 11 से इसको डिवाइड किया 2 बार, इसको डिवाइड किया 1 और 2 बार, 4 से इसको डिवाइड कर दिया 3 बार। तो r यहाँ पर कितना आ गया? 7 को इसमें 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो r आ गया आपका 21। r कितना आ गया निकल के यहाँ पर? 21। चलिए अब निकालते हैं हम इसका आयतन। आयतन क्या होता है? आयतन होता है आपका πr²h। आयतन क्या होता है? πr²h होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। r हमने अभी निकाला था 21, तो ये कितना कर देंगे हम? 21 × 21। h की वैल्यू क्या दी है हमें? यहाँ पर 20 दी है। 20 हमने जैसे की तैसे लिख दी। 7 से 21 को डिवाइड किया 3 बार, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 22 × 3 कितना हो गया? 66 हो गया और 21 × 2 ये कितना हो जाएगा आपका? 420। जब आप इसको टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 27720। टोटल कितना हो जाएगा? 27720। ये किस में आएगा आपका? सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि ये यूनिट किस में दी है आपकी? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर क्यूब में ये आंसर आ जाएगा। और हमको पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है? 1 लीटर। मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1000 सेंटीमीटर। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 1 लीटर।
ये एल है, तो 1 लीटर हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1000 का डिवाइड करेंगे, तो 1000 का डिवाइड करने पर डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ 3 अंक इधर, तो आंसर क्या आ जाएगा 27.72। 27.72 मतलब ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 420 और इसकी ऊंचाई दी है आपको 12। तो हमने मान लिया L इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा 420 के, ऊंचाई हमको दी है, लेंथ हमको दी है, तो ब्रेड्थ निकालने के लिए हम क्या कर देंगे 420 में डिवाइड कर देंगे 12 का, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। हमको क्या निकालना है, इसका परिमाप निकालना है, तो परिमाप साइड का कितना हो जाता है 4 गुना हो जाता है, तो 4 गुना इसका कर देंगे, तो 4 गुना कितना आ जाएगा आपके 140। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि रीता के पास 10 रुपए और 5 रुपए के नोटों में 500 रुपए हैं। यदि 10 रुपए के नोटों की संख्या 5 रुपए के नोटों की संख्या से 5 अधिक है तो उसके पास 10 रुपए वाले कितने नोट हैं। तो चलिए इसमें क्या किया, 10 रुपए वाले नोटों की जो संख्या है वो 5 रुपए वाले नोटों की संख्या से 5 अधिक है। अगर 5 रुपए वाले नोटों की संख्या x है तो 10 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस 5। x प्लस 5 नोट किसके हैं, 10 रुपए वाले हैं, प्लस x नोट किसके हैं, 5 रुपए वाले हैं। टोटल कितने रुपए हो जाएंगे 500 रुपए। तो ये कितना हो जाएगा ओपन करने पर 10x प्लस 50 प्लस ये आ गया आपका 5x, ये किसके बराबर होगा 500 के बराबर। तो 10 और 5 बराबर किसके हो गया 15x के बराबर। 50 इधर प्लस में है तो ये इधर जाके किस में हो जाएगा माइनस में। 500 में से 50 को माइनस किया 450 बचा, और 15 30 कितना होता है 45। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 30 आ गई। x को हमने क्या माना था 5 रुपए के, तो 5 रुपए के कितने नोट आ गए 30 आ गए। तो 10 रुपए के कितने नोट हो जाएंगे 5 ज्यादा मतलब 35 नोट। हमें क्या पूछा है 10 रुपए वाले नोट, तो 10 रुपए वाले नोट कितने हैं 35 हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका 30 + 5 35। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि ए ने एक वस्तु 800 रुपए में खरीदी, ठीक है। अब उसने 5% के लाभ पर बी को बेच दिया, मतलब ए ने वो वैल्यू कितने में खरीदी, ए ने वैल्यू में खरीदी 100% में। अब उसने बी को 5% के प्रॉफिट पर बेच दी, तो उसने कितने में बेची 105 रुपए में बी को बेची। बी ने सी को 10% के लाभ पर बेची, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा 10% इसका होगा 10.5। तो इसमें 10.5 को जब आप ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, ये आपका ए बी सी। ए ने 100% में ली थी, बी को 5% के प्रॉफिट पर बेची, तो 5% के प्रॉफिट पर ये कितने में बेचेगी, ये बेचेगी 105 में। इसने 10% के प्रॉफिट पर बेच दी, तो 10% इसका कितना होगा 10.5 होगा, और ये टोटल करने पर आपका कितना हो जाएगा 115.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर ए ने कितने में खरीदी है वो 800 रुपए में, तो 100 का मूल्य कितने के बराबर हो जाएगा 800 के बराबर। तो यहाँ से जो 1 का मूल्य आएगा वो 1 का मूल्य किसके बराबर आएगा 8 के। हमें किसका निकालना है, सी द्वारा दी गई धनराशि निकालना है। तो 115 में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 8 का मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगी आपकी 924 रुपए। तो आंसर यहाँ पर हम क्या लिख देंगे ऑप्शन नंबर 2 924। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमें निकालना है इसका क्यूब रूट। हम दशमलव ना लेके सिर्फ इस नंबर को देखते हैं, ये नंबर किसका क्यूब रूट, ये नंबर किसका क्यूब है, ये नंबर किसका घन है, तो ये नंबर है 14 का घन। 14 का घन है। अब 14 में हम दशमलव कहाँ पर लगाएंगे, तो इसमें हम जोड़े गिनते हैं, जोड़े 3 के देखेंगे घनमूल के लिए, तो 1 और 2 नंबर आगे हम दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव कहाँ लग जाएगा 2 अंक आगे। तो 14 में 2 अंक आगे दशमलव लगाने पर आंसर कहाँ आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि 62,500 रुपए का 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना है।
तो हम इसको बेसिक फॉर्मूले से ही सॉल्व कर देते हैं। बेसिक फॉर्मूले से ये क्वेश्चन ज़्यादा सिंपल पड़ेगा। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, PR/100 का स्क्वायर। प्रिंसिपल कितना दिया है, 62,500 दिया है प्रिंसिपल। आर की वैल्यू क्या दी है, आर की वैल्यू दी है 12 × 12 लिख दी हमने, स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 100 × 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया, 25 से ये कैंसिल हुआ 25 बार, ये 25 से कैंसिल हुआ 4 बार, 4 से ये कैंसिल हुआ 3 बार, तो ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 × 12 × 3 कितना होता है, 36। ये कितना आ जाएगा आपका 25 × 36, 25 × 36 की वैल्यू होती है 900 रुपये, तो 900 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि उस वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 144 मीटर तथा 81 मीटर विमा वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग की भुजा क्या होती है, ए स्क्वायर होती है, इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 144 × 81, जिसकी लेंथ विड्थ दी है जिस आयत की, उसके क्षेत्रफल के बराबर। तो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंडर रूट ले देते हैं। यहाँ पर 144 × 81 का, 144 का अंडर रूट होता है 12 और 81 का अंडर रूट होता है 9। 12 9 कितना होता है 108। तो इस वर्ग की जो लंबाई निकल के आएगी, इस वर्ग की जो साइड की लेंथ निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी 108 मीटर इसकी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, अगले को। क्वेश्चन दिया है कि जिन क्रिया के नियमन को सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ चुनिए। तो जीन क्रिया के जो सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ हैं इनको हम देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं कि सिर्फ अपने चयापचय को पर्यावरण परिवर्तन हेतु समायोजित करने के लिए कोशिकाओं को सक्षम करता है। तो जीन क्रिया का ये कार्य है, ये सही है आपका ऑप्शन। सेकंड दिया है कि सिर्फ विकास और विभेदन की भूमिका निभाता है जिसके कारण संरचना विकास होता है। जीन का ये भी कार्य होता है, ये भी आपका राइट है। सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण बंद कर दिया जाता है जब आवश्यक नहीं होता है, ये ऑप्शन भी आपका राइट है। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। उपयुक्त सभी जो ऑप्शन दिए हैं वो सही हो जाएंगे। जिन क्रिया के नियमन के लिए सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ जो होंगे वो सारे होंगे इनमें से। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है वो चुनना है। क्वेश्चन दिया है कि समसूत्रण शरीर के सुधार में सहायक होता है, मतलब मिटोसिस जो होता है वो बॉडी रिपेयर में काम करता है, ये ऑप्शन सही है आपका। अगला दिया है कि कोशिका विभाजन शरीर के आकार बढ़ता है, ये भी सही है। जितना कोशिका विभाजन होगा उतनी कोशिकाएं बढ़ जाएंगी शरीर में, तो शरीर का आकार भी बढ़ेगा। अगला दिया है सूत्रण जननीय कोशिकाओं में होता है, ये भी आपका सही है। रिप्रोडक्टिव सेल्स में मियोसिस होता है, ये ऑप्शन भी आपका सही है। अगला दिया है कि समानजनक कोशिका की संतति कोशिकाएं समरूपी नहीं होती हैं। तो ये क्वेश्चन ये जो ऑप्शन दिया है वो गलत है। जो मदर सेल होंगी उनकी जैसी ही कौन सी होंगी, डॉटर सेल होंगी। इस ऑप्शन में आपके में क्या दिया है कि मदर सेल के जैसी, मतलब उसके आइडेंटिकल नहीं होंगी। तो ये ऑप्शन क्या दिया है आपका, गलत दिया है। तो असत्य कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था। तो आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया गया था ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा। आनुवांशिकता का जो सिद्धांत था वो ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा दिया गया था 1865 में। कब दिया गया था, 1865 में दिया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। और जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, मतलब मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, मतलब आनुवांशिकी का इनको पिता भी बोला जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि Na2O में कौन से आयन उपस्थित होते हैं। तो Na2 में कौन से आयन होते हैं, एक होता है Na+ और दूसरा होता है O2-। इसमें कौन कौन से आयन रहते हैं, Na+ और O2-। ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर 3 में।
तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है क्वेश्चन आपका कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र डैश को निर्मुक्त करके वायु को प्रदूषित करता है। अच्छा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो होते हैं वो किसको रिलीज करते हैं, वो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे वायु को प्रदूषित करते हैं। CFC किसके द्वारा करी जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर रेफ्रिजरेटर या फ्रिज द्वारा रिलीज करी जाती है। और ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र रिलीज करते हैं वो रिलीज करते हैं रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु के आकार को समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आकार से अनुपात होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा किस आकार का बनता है, समान आकार का। समान आकार का अगर कोई प्रतिबिंब बनेगा तो उसके बीच में रेशियो क्या होगा, समान होगा, 1:1 का होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 1:1 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड्स को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों कहते हैं। इनको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें DNA, RNA, राइबोसोम और एंजाइम होते हैं। इनको इसलिए अर्ध स्वायत्त कोशिका अंग कहते हैं। ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग ये क्वेश्चन हमने अभी तक आपको 10 पेपर करवा दिए हैं। 10 पेपरों में से हर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आपका जरूर पूछा गया है, या तो आपका कार्टिलेज से रिलेटेड या टेंडन से रिलेटेड या फिर लिगामेंट से रिलेटेड, उपास्थि कंडरा या अस्थिरज्जु से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आपका हर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही याद रखने वाला है कि मांसपेशियों को अस्थियों से कौन जोड़ता है, मसल को बोन से कौन जोड़ता है, तो वो जोड़ते हैं आपके टेंडेंस। कौन जोड़ते हैं, टेंडेंस यानी कि कंडरा जोड़ते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि रेशम तंतु किससे प्राप्त किए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही जनरल है। रेशम तंतु किससे प्राप्त किए जाते हैं, ये प्राप्त किए जाते हैं कोकून द्वारा। रेशम तंतु किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, कोकून द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया है अगला हमारा कि हमारी सौर प्रणाली का जो निकटतम तारा है वो कौन सा है। सौर प्रणाली का जो निकटतम तारा है वो है अल्फा सेंचुरी। कौन सा तारा है सौर प्रणाली का सबसे निकटतम तारा, अल्फा सेंचुरी है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि विभवांतर के मापन के लिए प्रयुक्त होने वाली डिवाइस क्या किसके रूप में प्रयोग की जाती है। तो विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो किसके द्वारा पता करा जाता है, वोल्ट द्वारा। और वोल्ट किसके द्वारा मापा जाता है, ये वोल्ट यूनिट ली जाती है वोल्ट मीटर द्वारा। तो जो विभवांतर जो लिया जाता है वो किसके द्वारा लिया जाता है, वोल्ट मीटर द्वारा लिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि निम्न में से किस एक रक्त वाहिका में केवल डीऑक्सीजनित रुधिर होता है। तो डीऑक्सीजनित रुधिर कहाँ पर मिलता है हमें, ये मिलता है फुफ्फुस धमनी यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है ये कहाँ पर मिलता है, पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुस धमनी में। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं अगले को। क्वेश्चन दिया है कि जब रात को आकाश में चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता तो इसे क्या कहते हैं। ये जनरली कोई भी बता सकता है। इसको अमावस्या बोला जाता है, इसको न्यू मून बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए भी पैरेलल किसके दिया है, DC के। ये इस तरीके से समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम है। ये AB ये साइड दी है, ये किसके पैरेलल दी है, CD के। और इसमें एंगल जो A दिया है वो किसके बराबर दिया है, 70 के बराबर। तो एंगल B कितना होगा, हमको बहुत सीधे से याद रखना है। ये जो दोनों एंगल होंगे ये दोनों समान होंगे, तो एंगल B भी कितने का हो जाएगा आपका, 70 डिग्री का। एंगल B कितना हो जाएगा आपका, 70 डिग्री का हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि निम्न उल्लेखित फसलों में से कौन सी दो खरीफ की फसलें हैं। धान
गेहूं, सरसों, मूंगफली, मटर, चना। तो पहले गौर करते हैं कि खरीफ की फसलें उगाई कब जाती हैं। खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं, ये आपके जून से जुलाई के बीच में बोई जाती हैं और अक्टूबर में काटी जाती हैं। लगभग जून जुलाई में ये बोई जाती हैं, अक्टूबर में काटी जाती हैं। तो जून जुलाई में बोई जाने वाली इनमें से फसल है धान और मूंगफली की। कौन कौन सी फसलें हैं? धान और मूंगफली की। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। पैडी और ग्राउंड नट जो है वो क्या कौन सी फसलों में है? खरीफ की फसलों में। बाकी जो फसलें दी हैं वो आपकी रबी की फसल दी हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन पूछा है कि खरीफ फसल की अवधि क्या है। तो इसको हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है। खरीफ फसल की जो अवधि है वो क्या है? जून जुलाई से लेके अक्टूबर तक। क्या है? जून जुलाई से लेके अक्टूबर तक इसकी अवधि है। तो क्या हो जाएगी? जून से अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये पेपर हमारा लगभग 10th 11th नंबर का क्वेश्चन पेपर था। 11th नंबर का कोई क्वेश्चन पेपर था। इसमें भी हमने आपको मोस्टली पूरी तरीके से डिटेल्ड आपको सॉल्यूशन बताया है यहाँ पर। और बने रहिए हमारे साथ लाइट एजुकेशन पर। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो में मिलते हैं आपको, तब तक के लिए धन्यवाद।